हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था परऑक्सोनाइट्रिक एसिड तक, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो एसिड होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो यहाँ पर ऑक्सी एसिड होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, वो कौन सा होता है बच्चों? आपका HNO3। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन इज HNO3। ठीक है, आपका HNO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड होता है बच्चों। इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? प्रिपरेशन मेथड। एक एक करके ध्यान से समझते हैं प्रिपरेशन मेथड। अब बात समझते हैं प्रिपरेशन मेथड में। प्रिपरेशन मेथड हमारा किस तरीके से डील करेंगे बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा समझना बात को ध्यान से। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने NaNO3 की रिएक्शन, क्या NaNO3 की रिएक्शन, ये पहला है। NaNO3 की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया बच्चों? H2SO4 के साथ। ठीक है, NaNO3 की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो आपका क्या बना लेता है? ये आपका NaHSO4। यहां पर ये आपका H प्लस और H माइनस में HSO4 माइनस, तो HSO4 माइनस इसके साथ और यहां पर आपका HNO3 इसके साथ अटैच आपका हो जाएगा। तो यहां से हमको नाइट्रिक एसिड मिल जाता है बच्चों। ठीक है, सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड है वो काफी फेमस है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपका क्या होता है? ये तो मैंने आपको बताया था। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का पहला रिएक्शन, जब अमोनिया आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट। पीटी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब 1100 डिग्री सेल्सियस पे जब आपका इसमें रिएक्शन होता है पीटी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपका क्या होता है? यहाँ पर NO और H2 गैस बनता है। क्या बनता है? NO गैस और H2O बनेगा। NO गैस और H2O बनेगा। बात क्लियर है? यहां तक तो मैंने आपको बताया था इसका सबसे पहला मेथड। ठीक है, अब क्या होता है? जो NO होता है वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना लेता है? NO2, जो कि आपका क्या होता है? रेड ब्राउन कलर का। इसके कई स्टेप है, ये हो गया स्टेप A और ये हो गया स्टेप B। ये हो जाएगा आपका रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का। नाउ अगर मैं NO2 को अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर मेरा बन जाएगा HNO3। क्या बन जाएगा यहां पर मेरा? HNO3। ठीक है, यहां पर मेरा HNO3 और साथ में सम लिटिल अमाउंट में मेरा NO भी निकलेगा। कुछ अमाउंट में मेरा क्या निकलेगा बच्चों? NO। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर मैंने इसका रिएक्शन इस तरीके से कराया तो यहां पर हमारा कुछ NO भी निकलेगा। ठीक है, अब जो NO होगा ये NO आपका रिसाइकलिंग के लिए काम आ जाएगा। देखो ये NO आपके किसके काम आ जाएगा बच्चों? रिसाइकलिंग। अब इसी रिएक्शन को मैं कई बार करा सकता हूं, रिसाइकलिंग के लिए काम आ जाएगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। ठीक है, और साथ में एक और बात ध्यान से समझना है, यहां से जो मुझे HNO3 मिलता है वो 68% बाय वेट होता है। बाय वेट 68% होता है इसकी प्योरिटी। तो इसमें 68%, तो इसमें इसकी परसेंटेज बाय वेट इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू यूज व्हाट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब मैं इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूं, ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद ये 98% आपको HNO3 आपको बाय वेट मिल जाता है। बाय वेट आपको 98% HNO3 आपको मिल जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो कि यहां पर NO आपका रिसाइकलिंग के लिए काम हुआ, HNO3 68% बाय वेट होगा। इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? 98% बाय वेट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर बात को समझना। यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से
कि HNO3 H2O के साथ इंटरमोलिकुलर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ऐड होता है, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। यहां पर HNO3 मैं आपको बता देता हूं, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा HNO3 और H2O ये आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा तो यहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना देगा, जो कि आपने सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना देगा। बात क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर 68% ये और 32% ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जेई में, तो आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। यहां तक तो ये तो हो गया हमारा सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड हमारा कौन सा है प्रोसेस? थर्ड प्रोसेस है हमारा ब्रिकलैंड प्रोसेस, ब्रिकलैंड मेथड। अब ब्रिकलैंड मेथड हमारा क्या होता है बच्चों, उस चीज को समझते हैं हम। ब्रिकलैंड मेथड में क्या होगा, N2 और O2 को हम गर्म करेंगे। N2 और O2 को मैंने इलेक्ट्रिकल स्पार्क करके टेम्परेचर हम 2000 केल्विन से भी ज्यादा रखेंगे, तो यहां पर मुझे 2NO मिलेगा। अब वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। NO मिल गया तो NO का किसके साथ, O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो NO2 मिल जाएगा। नाउ NO2 का अगर मैंने H2O के साथ करा दिया तो यहां पर HNO3 मिल जाएगा। यहां पर आपका क्या मिल जाएगा बच्चों, HNO3, और यहां पर आपका NO मिल जाएगा। बात क्लियर है? काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल मेथड है। तो इस तरीके से ब्रिकलैंड अर्क मेथड में बस फर्स्ट प्रोसेस डिफर कर जाता है, बाकी सारे प्रोसेस आपके सिमिलर होते हैं। बाकी सारे प्रोसेस आपके क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप लोग। अब चलते बच्चों हम अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, इसकी प्रॉपर्टीज पे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फिर हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखते एक एक करके, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों यहां पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो अगला प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, HNO3 आपका कलरलेस होगा। HNO3 आपका क्या होगा, HNO3 कलरलेस आपका होगा। प्योर HNO3 इज कलरलेस, प्योर HNO3 इज कलरलेस एंड impure HNO3 is yellow in color, येलो इन कलर। क्यों होता है बच्चों ऐसा, क्योंकि इम्प्योर HNO3 में, इम्प्योर HNO3 मतलब क्या होता है, इम्प्योर HNO3 में लिटिल अमाउंट ऑफ क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ NO2 इज प्रेजेंट, NO2 इज प्रेजेंस। अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं HNO3 को ध्यान से, एक और पॉइंट, HNO3 को अगर मैं NO2 के साथ ऐड कर दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फ्यूमिंग HNO3, ठीक है, जो कि हमने काफी यूज किया हुआ है कहां पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये हो गया, यहां पर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये। सेकंड पॉइंट इसका समझने वाली बात ये है कि सेकंड पॉइंट ये है बच्चों यहां पर कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका 250। इसको केल्विन में कर लो, इसको एक बार चेक कर लेना, इसको केल्विन में, यहाँ पर 250 केल्विन, इसको एक बार चेक कर लेना बच्चों आप लोग। ये वैसे अक्सर पूछा नहीं जाता है, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 250 केल्विन, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लोग समझ सकते हो एक और, यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, HNO3 can show strong corrosive nature. HNO3 can show strong corrosive nature. So अब क्या होगा कि अगर strong corrosive nature शो करेगा, अब क्या होगा, ये अगर आपके स्किन पे आके पड़ेगा, स्किन पे अगर आपके
अगर होगा मतलब बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन विद ब्लिस्टर का मतलब जानते हो, जब भी आपके मतलब गरम हो जाएगा स्किन, तो स्किन थोड़ी सी फूल जाती है, जैसे लगता है उसके अंदर वाटर है, तो वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, ब्लिस्टर मतलब बबल्स टाइप का होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। नाउ अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो बात को ध्यान से समझना। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका मतलब HNO3 अगर आपका वाटर के साथ एक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, NO3 माइनस और H3O प्लस। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, काफी आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। अगर HNO3 अगर आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब किसी बेस के साथ, मतलब NaOH के साथ रिएक्ट कराए तो NaNO3 प्रोड्यूस करेगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन Na बाइकार्बोनेट के साथ करा दिया, ठीक है, किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ या फिर कार्बोनेट के साथ करा दिया, तो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, NaNO3 और यहां पर आपका NO2 गैस और CO2 गैस और साथ में H2O दोनों प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इतना टिपिकल रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद नॉन मेटल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका, रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा उसको मैं बताता हूं। ठीक है, उसको समझना अच्छे से। रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा, सेकंड। अब देखो नॉन मेटल के साथ जब भी ये आपका रिएक्शन करेगा, तो यहां पर ध्यान से समझना, HNO3 ओनली कॉन्सेंट्रेटेड नॉट डाइल्यूट रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली कॉन्सेंट्रेटेड करेगा रिएक्शन। और साथ में आपको यहां पर क्या करेगा, एक एसिड ऑफ नॉन मेटल का एक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और साथ में आपका NO2 गैस रिलीज करेगा। साथ में आपका क्या रिलीज करेगा, NO2 गैस। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि नॉन मेटल, जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन अगर मैंने HNO3 के साथ करा दिया तो यहां पर क्या बना देगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड और साथ में मेरा यहां पर क्या रिलीज कर देगा, NO2 गैस। साथ में क्या रिलीज कर देगा बच्चों, यहां पर NO2 गैस। ठीक है, इसी तरीके से हम काफी रिएक्शन को देख सकते हैं। अगर मैंने यहां पर P4 की रिएक्शन करा दी, HNO3 के साथ नॉन मेटल है, तो यहां पर क्या बना लेगा, H3PO4 और NO2 गैस निकाल देगा। ठीक है, अगर मैंने सल्फर की रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ, तो यहां पर क्या करेगा, H2SO4 बना लेगा और साथ में NO2 गैस निकाल देगा। बात क्लियर है, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 4-5 रिएक्शन और मैं लिखाता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बच्चों ये आपका, हाँ, एक कार्बन के लिए हम एक चीज बोल सकते हैं कि कार्बन के ये डायमंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यहां पर कार्बन कौन सा होगा, केवल और केवल ग्रेफाइट। कौन सा होगा, ग्रेफाइट वाला। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन I2 के साथ करा दिया तो आयोडिक एसिड बना लेगा। HNO3 के साथ करा दिया तो यहां पर HiO3 बना लेगा, आयोडिक एसिड NO2। ठीक है, इसी तरीके से और भी मैं रिएक्शन में लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर एसिड के साथ करवा दिया, यहां पर एसिड कर दूं इसको। ठीक है, और बस इतना काफी है बच्चों। इसी तरीके से इसके रिएक्शन होते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल कंपाउंड, रिएक्शन विद थर्ड रिएक्शन विद
रिएक्शन विद नॉन मेटल कंपाउंड। नॉन मेटल कंपाउंड के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा, थोड़ा इस बात को ध्यान से समझना। नॉन मेटल का कंपाउंड मतलब इसी का कंपाउंड, जैसे मेरे ध्यान से समझना, यहां पर ये देखो एक्चुअली यहां पर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर +4 है, यहां पर 0 है, यहां पर +4 है। ले दे के क्या कर रहा है, ये नॉन मेटल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। नॉन मेटल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल कंपाउंड। अब अगर मैं नॉन मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करूंगा, देखो H2S के साथ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, और H2S के साथ जैसे ही रिएक्शन शो करूंगा तो ये सल्फर बना देगा, और साथ में NO2 गैस, और साथ में आपका H2O। इस तरीके से आपका रिएक्शन करेगा। मतलब यहां पर सल्फर को, अब देखो यहां पर आपका SO2 है, SO2 की रिएक्शन अगर HNO3 के साथ कराया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का कंपाउंड है, और नॉन मेटल के कंपाउंड को ये इसके एक एसिड में कन्वर्ट करेगा या फिर ऑक्सीडाइज करेगा। देखो सल्फर यहां पर 0 तो ऑक्सीडाइज हुआ, और यहां पर H2SO4 और NO2 निकालेगा। बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैंने CO2 का रिएक्शन करा दिया, ठीक है, समझना, अगर मैंने यहां पर CO2 का रिएक्शन कराया तो CO2 के रिएक्शन में क्या होगा, खास बात, CO2 का रिएक्शन पहले से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है पहले से ही अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नो रिएक्शन। मतलब जब पहले से ही अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से समझो। अगर मैंने यहां पर I- की रिएक्शन HNO3 के साथ करा दिया तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरीके से अगर मैंने, इसी तरीके से इसमें एक और एग्जांपल मैं बता सकता हूं, ये ABC, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, यहां पर अगर मैंने ग्लूको, यहां पर अगर मैंने कैन शुगर ले लिया, कैन शुगर का अगर मैंने HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड, और NO2 गैस आपका रिलीज करेगा। तो थोड़ा इन सब चीजों को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको इजीली समझ में आता जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों ये, ठीक है। तो काफी इजी रिएक्शन है बच्चों ये आपका, आप लोग एक ही बार में समझ सकते हो सारी रिएक्शन है। नाउ अब हम समझते बच्चों रिएक्शन विद, आप देखो रिएक्शन विद मेटल। थर्ड, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले पैसिव रिएक्शन, ठीक है, इट कैन शो HNO3 शो पैसिव रिएक्शन, HNO3 शो पैसिव रिएक्शन with some metal like एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, बेरिलियम, कोबाल्ट, निकल, इनके साथ ये पैसिव नेचर शो करता है, ठीक है। पैसिव नेचर मतलब रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है, दो टाइप के मेटल मैं आपको बताता था। एक होता है बच्चों आपका नेगेटिव SRP, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव SRP मेटल, और एक होगा पॉजिटिव SRP मेटल, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन से ऊपर होगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन से नीचे जो होगा वो पॉजिटिव SRP। और पॉजिटिव SRP वाला कौन कौन सा, CU बोल सकते हैं, पॉजिटिव SRP वाला आप CU बोल सकते हो, Ag बोल सकते हो, Hg बोल सकते हो, ठीक है। और यहां नेगेटिव SRP में आप क्या बोल सकते हो, जिंक बोल सकते हो, ठीक है, Pb बोल सकते हो,
और साथ साथ आप क्या बोल सकते हो बच्चों, यहां पर पीवी के साथ साथ एफई भी बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो, एफई भी बोल सकते हो। अब ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो यहां पर इस चीज को समझना, नेगेटिव एसआरपी मेटल और पॉजिटिव एसआरपी मेटल। अब देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो आपका HNO3 होता है वो आपका 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ HNO3, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड, एक होता है वेरी डाइल्यूटेड। वेरी डाइल्यूटेड, ठीक है, वेरी डाइल्यूटेड। अब कॉन्सेंट्रेटेड में 70% HNO3 होगा और इसमें कितना होगा, 20 to 30% होगा। और इसमें कितना होगा, इसमें आपका होगा 6 to 7%, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको इसमें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो क्या होता है कि इस चीज को ध्यान से समझना। अब देखो नेगेटिव एसआरपी मेटल जब भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका NO2 को रिलीज करेगा। बात क्लियर है? जब भी आपका डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिलीज करेगा? जब भी आपका डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये N2O रिलीज करेगा। और जब भी आपका ये वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा, वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो एक्चुअली में अमोनिया निकालेगा, जो कि आपके HNO3 के साथ ऐड होके, HNO3 के साथ ऐड होके यहां पर क्या बना देगा, NH4NO3। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे गैस पूछेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सिमिलर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ सिमिलर NO2 गैस रिलीज करेगा। डाइल्यूट के साथ, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ यहां पर NO नाइट्रिक ऑक्साइड। और अगर मैं बात करूं वेरी डाइल्यूट, तो वेरी डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, वेरी डाइल्यूट के साथ नो रिएक्शन। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर मैं बात करूं इन मेटल को छोड़ के, इन मेटल को छोड़ के बचे हुए मेटल, नेगेटिव एसआरपी वाले और पॉजिटिव एसआरपी वाले, मतलब नेगेटिव एसआरपी का मतलब क्या होगा, जो भी आपका मेटल हाइड्रोजन, जो भी आपका मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एसआरपी, ठीक है। और जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एसआरपी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यहां पर लिथियम और यहां पर प्लेटिनम, तो लिथियम से लेकर हाइड्रोजन के बीच वाले नेगेटिव एसआरपी और हाइड्रोजन से और प्लेटिनम के बीच वाले पॉजिटिव एसआरपी मेटल, ठीक है। अगर नेगेटिव एसआरपी मेटल के साथ ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा और पॉजिटिव एसआरपी मेटल के साथ ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो अब हमको रिएक्शन किस तरीके से लिखना है उस चीज को समझते हैं। रिएक्शन किस तरीके से लिखना है उस चीज को समझते हैं। तो उस चीज को समझते हैं कि रिएक्शन हमको किस तरीके से लिखना है। हाँ, तो एक और पॉइंट यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर ये पैसिव रिएक्शन क्यों शो करेगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, इस वजह से। अगर मैं बात करूं यहां पर नेगेटिव एसआरपी, तो नेगेटिव एसआरपी में रिएक्शन किस तरीके से करेगा बच्चों, नेगेटिव एसआरपी के लिए ये आपका रिएक्शन किस तरीके से करेगा समझना। सबसे पहले कि मेटल प्लस HNO3, मेटल नाइट्रेट प्लस H. Now this H will be react with HNO3 or form what? Form reduced product कौन कौन से, प्लस H2O। अब रिड्यूस प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, नेगेटिव एसआरपी में NO2, N2O और NH4NO3, ये सारे रिड्यूस प्रोडक्ट होंगे। जो मैंने नेगेटिव एसआरपी वाले लिखाए थे वो सारे, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे एक एग्जांपल में ले लेता हूं बच्चों, एक एग्जांपल में सपोज करता हूं बच्चों कि किस तरीके से करेगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया, कौन सा,
अगर मैंने इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं जी, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, कौन सा लिया, देखो जिंक का एग्जांपल मैंने ले लिया। अब मैंने यहां पर जिंक का एग्जांपल ले लिया है, तो यहां पर क्या होगा, जिंक जब भी आपका HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले यहां पर जिंक NO3 जिंक नाइट्रेट बना लेगा और साथ में आपका हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है बच्चों, साथ में आपका क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर क्या बना देगा, रिड्यूस पावर प्रोडक्ट NO2 और यहां पर H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, ठीक है, यहां पर एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, हो गए 3 ऑक्सीजन, हाँ। तो यहां पर देखो, यहां पर ये H से एक H गया। अब यहां पर आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, Zn प्लस 2HNO3 गिव्स व्हाट, ZnNO3 होल ट्वाइस NO2 प्लस H2O। ये किसके साथ, जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 प्रोडक्ट निकालेगा। इस तरीके से रिएक्शन होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, तो एक और एग्जांपल में मैं देख लेता हूं बच्चों, एक और एग्जांपल में इसका ले सकता हूं कि क्या ले सकता हूं बच्चों एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। जैसे मैंने बात कर लिया किसका, जिंक प्लस डाइल्यूट की बात करता हूं, डाइल्यूट HNO3 का अगर मैंने रिएक्शन लिया, तो यहां पर क्या निकलेगा, ZnNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर है। देन दिस हाइड्रोजन विल बी रिएक्ट विद HNO3 एंड फॉर्म व्हाट, N2O और साथ में H2O। अब इसको बैलेंस कर लो। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। यहां पर ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, देखो यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो इसको मैंने हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है तो इसको 2 कर दिया। तो यहां पर कितने हो गए, 6, इसको मैंने 5 कर दिया। अब यहां पर हाइड्रोजन 2 हो गए और ये 8 कर दिया। तो इस रिएक्शन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब मैं अगर इसको सोल्व करूंगा तो 8H से 8H चला जाएगा। नाउ क्या बचेगा, 8 जिंक प्लस कितने HNO3, 10 HNO3 फॉर्म व्हाट, 8 मोल ऑफ ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को डील करेंगे। हमको मेनली क्या याद रखना है, ये गैसेस। ठीक है, और कॉपर के लिए किस तरीके से होगा, कॉपर के लिए मैं बता देता हूं, कॉपर के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। कॉपर के लिए, इन द केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में आपका क्या होगा, देखो अगर मैं पॉजिटिव SRP वाला लूंगा तो पॉजिटिव SRP में क्या होगा, हाँ एक और बचा हुआ है बच्चों, जिंक प्लस वेरी डाइल्यूट। ठीक है, जिंक प्लस वेरी डाइल्यूट। तो जिंक प्लस वेरी डाइल्यूट में क्या होगा बच्चों, मेटल है, मेटल रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3। इसका रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, एक और एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए। ये मेटल है आपका, कौन सा है, नेगेटिव SRP वाला। तो यहां पर क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट बना लेगा और साथ में क्या निकाल देगा बच्चों, यहां पर साथ में आपका यहां पर H निकालेगा। अब ये H जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 के साथ। अब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां पर अमोनिया और यहां पर H2O। अब अमोनिया में कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बच्चों, यहां पर 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए बच्चों इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो यहां पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है। ठीक है, अब जो आपका अमोनिया है, अब जो आपका अमोनिया है वो आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करके NH4NO3 बना लेगा। ठीक है, NH4NO3 बना लेगा। तो क्या होगा, देखो अब अमोनिया से अमोनिया गया, HNO3 से, सॉरी HNO3 नहीं जाएगा,
HNO3 से नहीं गया, 3H से 3H गया। नाउ आप जो नेट रिएक्शन है वो क्या होगी, 3Zn प्लस 5HNO3 गिव्स व्हाट 3ZnNO3 होल ट्वाइस, और यहां पर क्या बना लेगा NH4NO3 और साथ में क्या निकाल देगा वाटर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन को हम प्रोसीड कर सकते हैं फॉर नेगेटिव SRP। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव SRP वाला। तो पॉजिटिव SRP वाला किस तरीके से होगा उसको मैं आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव SRP में हमको उतना देखना नहीं है, एक तो एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव SRP वाला, पॉजिटिव SRP मेटल, तो पॉजिटिव SRP मेटल हमारा क्या होगा, एक एग्जांपल लेता हूं कॉपर। तो पॉजिटिव SRP में एक्चुअली में रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मेटल है, मेटल नहीं, सबसे पहले आपका HNO3 आपका रिएक्शन करेगा। HNO3 जब आपका रिएक्शन करेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका रिड्यूस प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट स्टेप में ही अब यहाँ पर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट स्टेप में ही आपका क्या बन जाएगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में आपका रिड्यूस प्रोडक्ट के साथ में आपका क्या निकालेगा, ऑक्सीजन, साथ में आपका क्या निकालेगा, ऑक्सीजन। नाउ ये ऑक्सीजन अब HNO3 के साथ रिएक्ट करके, नाउ ऑक्सीजन प्लस मेटल, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस HNO3, तो यहां पर मेटल नाइट्रेट बना लेगा। क्या बना लेगा, मेटल नाइट्रेट, और साथ में आपका वाटर रिलीज कर देगा। इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। तरीका समझो, जो मैंने इक्वेशन बताई है इसी तरीके से हमको रिएक्शन को करना है। इसी रिएक्शन को अगर आप इस तरीके से याद कर लोगे तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं एक सिंपल, जैसे मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया, कॉपर विद डाइल्यूट के साथ आप लोगों को करना है, मैं आपको वेरी डाइल्यूट के साथ सिखाता हूं, ठीक है। अब यहां पर रिड्यूस प्रोडक्ट कॉन्संट्रेटेड के साथ क्या होगा, वेरी डाइल्यूट के साथ होता ही नहीं है रिएक्शन, सॉरी वेरी डाइल्यूट के साथ नहीं होता। मैं आपको डाइल्यूट HNO3 के साथ एग्जांपल करके बताता हूं, आप उसके बिहाव पे उस पे करना है। कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ आपका NO2 गैस रिलीज करेगा, और आपका डाइल्यूट के साथ NO गैस रिलीज करेगा, ठीक है। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने डाइल्यूट लिया तो इसका मतलब NO गैस आपका रिलीज होगा, तो देख लेते हैं। HNO3 जब भी आपका रिएक्ट करेगा, रिड्यूस प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO, और यहां पर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, NO और ऑक्सीजन, ठीक है, NO ऑक्सीजन, और इस साथ में आप यहां पर वाटर भी निकाल सकते हो, ठीक है। साथ में आप यहां पर क्या निकाल सकते हो बच्चों, वाटर भी निकाल सकते हो, साथ में आप यहां पर वाटर भी निकाल सकते हो, तो यहां पर वाटर निकाल लो, ठीक है, साथ में यहां पर वाटर निकाल लो, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है, H2O, तो यहां पर 2 कर दो, और यहां पर 6, 1 2 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गए, तो 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन यहां पर कितना आएगा, ये ऑक्सीजन कितना आएगा, ये ऑक्सीजन आपका 2 यहां आ गया, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होगा। तो पहले वाले में भी देख लेना, हाइड्रोजन बैलेंस करके हाइड्रोजन को चेक कर लेना बच्चों, पहले वाले में भी हाइड्रोजन को चेक कर लेना बैलेंस करके। अब देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर मेटल क्या लिया, कॉपर लिया, कॉपर की रिएक्शन मुझे ऑक्सीजन के साथ करानी है और साथ में HNO3 के साथ, ठीक है। जैसे मैंने रिएक्शन कराई तो मेटल नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना दिया मैंने ट्वाइस, और साथ में आपका H2O। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो NO3HH ये सब बैलेंस हो गया, एक ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं अब देखना चाहूँ कि इस रिएक्शन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से अगर मैं इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, 3 कॉपर प्लस 8 HNO3 गिव्स व्हाट 3CuNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था इसलिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, और साथ में 2NO प्लस 4H2O। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन प्रोग्रेस हो जाएगा। अब कॉन्संट्रेटेड के साथ आपको खुद करना है, बस आपको जो जो मेटल बताए उस मेटल के साथ आपका ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और मेटल के बारे में बताता हूं, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ
समझना बच्चों। कुछ और मेटल का रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीज और मेटल के साथ मैंगनीज और HNO3, ये आपका इसके साथ हमेशा H2 गैस का वो इवोल्यूशन करेगा। क्या करेगा? H2 गैस का एवोल्यूशन। इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लो, ठीक है, कोई भी इतना दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट नोबल गैस के साथ, फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं नोबल गैस के साथ, तो नोबल गैस के साथ कैसे होगा रिएक्शन? नोबल गैस के साथ ये आपका कैसे करेगा रिएक्शन? ध्यान से समझना। अगर ये नोबल गैस के साथ, नोबल गैस आपका मतलब नोबल गैस नहीं, सॉरी, नोबल मेटल मतलब AU और PT, ये जो नोबल मेटल है, नोबल मेटल का मतलब ये होता है कि नेटिव मेटल जो आपके एटमॉस्फेयर में, जो आपके अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिले, ठीक है, गोल्ड सिल्वर के साथ। तो ये नेटिव मेटल के साथ HNO3 रिएक्शन नहीं करता। HNO3 नो रिएक्शन, HNO3 आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन समझना है। ये आपका शो नहीं करेगा, रीजन ये है कि डायरेक्टली आपका HNO3 रिएक्शन नहीं करेगा। समझना बात, यहां पर ये इसके एक्वारेजिया के साथ, किसके साथ? एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करेगा। एक्वारेजिया के साथ ये आपका रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा उस चीज को समझना, ठीक है। HNO3 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखना कि नोबल मेटल के साथ HNO3 का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो डायरेक्टली नहीं करेगा, ये क्या करेगा? एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन। अब यहां पर अगर ये एक्वारेजिया के साथ अगर आपका रिएक्शन करेगा तो एक्वारेजिया होता क्या है? 3 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ HNO3 कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म NOCl। NOCl का मतलब क्या होगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl का मतलब क्या होगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड। और नाइट्रोसिल क्लोराइड का मतलब आप जानते हो यहां पर टिल्डेन रिएजेंट, जो मैंने आपको कहां काम में लिया था बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्कीन में NOCl का काम में लिया था, ठीक है। तो यहां पर ये आपका टिल्डेन रिएजेंट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड, और यहां पर नेसेंट क्लोरीन बनेगा। अब ये जो क्लोरीन है वो अगर आपका प्लेटिनम के साथ, और अगर आपका AU के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले PTCl2 और AuCl2, मतलब क्या बोल रहा है बच्चों ये कि शुरुआत में PT का देखो, PT का ऑक्सीडेशन नंबर 4, हाँ +4 और ये 3, ठीक है। PTCl4 और AuCl4 के साथ आपका हो जाएगा। फिर अगर मैं इसमें और HCl मिलाऊंगा, अगर मैं इनमें और HCl मिलाऊंगा तो यह आपका H2PTCl6 मतलब हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, और यह आपका HAuCl4 टेट्राक्लोरोओरिक एसिड, ठीक है। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड और यहां पर क्या होगा? टेट्राओरिक एसिड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो, इसका मैं और भी यूज करूंगा, इन दोनों आपके और आएंगे सॉल्ट एनालिसिस में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा HNO3 का रिएक्शन होता है। अब HNO3 का मैं फाइनली स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो स्ट्रक्चर आपने कई बार बनाया है, अब आपको याद हो गया होगा स्ट्रक्चर। अगर मैं HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो यहां पर ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये काफी इजी था कंसेप्ट, आप लोगों के लिए काफी इजी कंसेप्ट था। अगर आप एक दो बार अगर इसको देखोगे तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। और इस रिएक्शन में तो आपको रिएक्शन डाउट तो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। जो रिएक्शन में लिखा रहा हूं, एक्स्ट्रा रिएक्शन भी लिखवाइए बच्चों, तो वो एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा रिएक्शन भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर फास्फोरस, ठीक है। एक और अब हम देखते हैं यहाँ पर कंपाउंड ऑफ फास्फोरस।
तो कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कंपाउंड में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले इसके एलोट्रोपिक फॉर्म, सबसे पहले इसके क्या पढ़ेंगे? एलोट्रोपिक फॉर्म। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में सबसे पहले इसके एलोट्रोपिक फॉर्म, सबसे पहले हम इसके एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे बच्चों क्या? उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें PCl3 के बारे में, PCl5 के बारे में, PH3 के बारे में, ठीक है, फॉस्फीन, फॉस्फीन बोलेंगे बच्चों इसको, PH3 के बारे में, P2O3 के बारे में, P2O5 के बारे में। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स के बारे में, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार आपको पढ़ोगे तो आप लोगों को ध्यान होगा। और खासतौर से इनऑर्गेनिक आपका तभी याद होगा जब आप उसको एक दो बार चीजों को पढ़ोगे, एक दो बार चीजों को पढ़ना स्टार्ट करोगे। कम से कम हर चैप्टर, हर टॉपिक आपसे, आपके नजर से 5 से 6 बार निकलेगा तो आपको इनऑर्गेनिक याद होगा। तो अब हम बात करते हैं एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स में सबसे पहला हमारे यहां पर क्या होता है? फास्फोरस। फास्फोरस एग्जिस्ट इन अ 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। देखो, phosphorus exist in 3 allotropic form, 3 allotropic forms। phosphorus आपके 3 allotropic form में exist करता है। एक होता है white phosphorus, white P4, एक होता है red phosphorus, एक होता है आपका ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस आपके कौन कौन से फॉर्म में? अल्फा और बीटा फॉर्म में, बीटा एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाइट फास्फोरस के बारे में। तो व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस का प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, इसका प्रिपरेशन मेथड हम कैसे करेंगे बच्चों? प्रिपरेशन मेथड ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका, आप अगर कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन अगर आपने सिलिका के साथ करा दिया, किसके साथ? सिलिका के साथ। सिलिका के साथ जब भी आपने कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन करा दिया तो यहां पर कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा और यहां पर P4O10। नाउ ये जो आपको P4O10 मिला है, उसकी रिएक्शन अगर मैंने कार्बन के साथ करा दी, किसके साथ? कार्बन के साथ, तो यहां पर P4 बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि यहां पर जो पहला प्रिपरेशन मेथड है वो काफी इजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड हम किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों? इसका सेकेंड प्रिपरेशन मेथड में हम इसमें और क्या सोच सकते हैं? P4 का और भी, मतलब आप जब इसको हीट करके डिसोसिएट करोगे तो आपका P4 और O10 में डिसोसिएट होगा, वो रिएक्शन हम ऑक्साइड में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड में इतना ही काफी है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपका ऐसा होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से, और यहां पर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। अब वैसे तो टेट्राहाइड्रल में जनरली ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में। जनरली केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन भी होगा बच्चों। जनरली टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, but here angle is 60 degree. So highly amount of stress and strain will develop. तो हाईली अमाउंट में स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा। सो इट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा।
अपने एलोट्रॉप्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब रिएक्टिव होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी दिखाएगा, कहीं ना कहीं ये आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है समझना, केमिकल प्रॉपर्टी। अब समझना बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूंगा तो केमिकल प्रॉपर्टी में मैं सीधा बोल सकता हूं कि रिएक्शन विद, अगर मैं P4 को यहां पर ऑन हीटिंग अगर मैं P4 को हीट करूंगा तो ये आपका P2 में डिसोसिएट आपका हो जाएगा। बात क्लियर है, P4 को अगर मैं हीट करूंगा तो ये आपका P4 में डिसोसिएट हो जाएगा। सेकंड, विद ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, P4 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दिया तो ये आपका P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ रिएक्शन, थर्ड पॉइंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो फॉस्फोरस का अगर मैंने क्लोरीन के साथ, इस बार मैंने क्लोरीन एक्सेसिव अमाउंट में लिया तो आपका PCl5 बनेगा। तो ये रिएक्शन कहां रिपीट होने वाली है, PCl5 के प्रिपरेशन मेथड में। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आपका अगर मैंने इसको एक्सिस में लिया और इसको मैंने लिमिटेड कर दिया तो आपका PCl3 बनेगा। तो दो रिएक्शन आपको यहां काम आ जाएगी, ये वाली रिएक्शन भी यहां काम आएगी, वहां आगे जाके आपको काम में आने वाली है। फोर्थ, अगर मैं बात करूं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, रिएक्शन विद अल्कली के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो P4 की रिएक्शन अगर मैंने NaOH के साथ करा दिया तो आपका क्या बनाएगा बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब यहां पर आपका डिस्प्रपोर्शनेट होगा, Na2HPO2 बना देगा और साथ में यहां पर PH3 बना देगा। देखो फॉस्फोरस 0 था तो माइनस में चला गया और यहां था तो ये प्लस में चला गया। तो ये यहां पर अल्कली के साथ आपका जनरली क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये मैं आपको फॉस्फिन बनाने के मेथड में फिर से बताऊंगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये वैक्सी सॉलिड होता है। ये एक टाइप का क्या होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड होगा। अब वैक्सी सॉलिड होगा तो इस बात को ध्यान से समझना, ये आपका वैक्सी सॉलिड होता है, इसका अपीयरेंस व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होगा, सो कैन कट विद नाइफ, इसको नाइफ के साथ में कट कर सकता हूं। बात क्लियर है, सॉफ्ट होगा तो इसको मैं नाइफ के साथ में कट कर सकता हूं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ग्लो इन डार्क, डार्क में ये क्या होगा बच्चों, ग्लो करेगा। ग्लो इन डार्क, डार्क में ये आपका क्या करेगा बच्चों, ग्लो करेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना, ये आपका क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस को हम क्या करते हैं, इसको हम वाटर में रखते हैं। वाटर में क्या होता है बच्चों, ये सॉल्युबल होता है और CH2 और C6H6 में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, बात क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, काफी इजी है, वाटर में रखेंगे क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर इसको डील कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर दूसरे फास्फोरस की। तो जनरली आपको व्हाइट फास्फोरस ही आपको मिलेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना, तो इसलिए आपको व्हाइट फास्फोरस ही मिलने वाला है बच्चों, आपको अदर फास्फोरस नहीं मिलने वाला। तो जनरली आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको मिलेगा तो व्हाइट फास्फोरस ही मिलेगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेड फास्फोरस हम किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, रेड फास्फोरस बनाने का सिंपल तरीका, अगर मैं व्हाइट फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में इनर्ट मीडियम सील्ड ट्यूब में अगर मैं इनर्ट मीडियम में अगर मैं P4 को गर्म करूंगा तो 373 केल्विन पे 313 केल्विन पे, तो आपका P4N बना लेगा। मतलब जैसे देखना यहां पर P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, और यहां पर स्ट्रक्चर कैसा होगा,
ये आपका इस तरीके से होगा PP, ठीक है, ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से फॉर्म करेगा, P4N फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? P4N फॉर्म में रहेगा। तो ध्यान से समझना, ये आपका CCS2 में ये भी आपका क्या होता है? इनसॉल्युबल होगा। CS2 में ये भी क्या होगा बच्चों? आपका इनसॉल्युबल होगा। इसको एक बार चेक कर लेना, इसको एक बार चेक कर लेना बच्चों, आप CS2 में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका क्या होता है? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब सेकंड, अब इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है, इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से इसको P4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर हीटिंग की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हीटिंग की। तो ये P4O10 में कन्वर्ट होगा। तो ये P4O10 में कहां कन्वर्ट होगा? क्योंकि इसकी लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्ट्रॉन्ग है वो हीटिंग की। तो ध्यान रखें, सिंपल हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल या फिर अगर मैं मेटल के साथ जब भी इसका रिएक्शन कराऊंगा तो इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, ठीक है। ये चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो ये तो था हमारा रेड फॉस्फोरस के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस हमारा क्या होगा उसको समझना। ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म है। ब्लैक फॉस्फोरस के आपके कितने फॉर्म है? दो फॉर्म है। तो ब्लैक फॉस्फोरस यहां पर ब्लैक फॉस्फोरस के आपके दो फॉर्म है। तो दोनों फॉर्म को आप लोगों को समझना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहला जो आपका है रेड फॉस्फोरस को अगर मैं 803 केल्विन टेम्परेचर पे सील्ड ट्यूब में इनर्ट मीडियम में गर्म करूं तो यहां पर हमको मिलेगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। कौन सा फॉर्म मिलेगा? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। इसका कौन सा फॉर्म मिलने वाला है? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस का फॉर्म मिलने वाला है। अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूं, अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस को अगर मैं गर्म करूं सील्ड ट्यूब में, किसमें? सील्ड ट्यूब में, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस हमको किससे मिलेगा? व्हाइट फॉस्फोरस से। और रेड फॉस्फोरस हमको किससे मिलेगा बच्चों? यहां पर रेड फॉस्फोरस से हमको अल्फा, यहां पर 413 और यहां पर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्रेशर क्या होगा बच्चों? हाई होगा। प्रेशर यहां पर 4000 ATM तक हो सकता है। प्रेशर यहां पर कितना होगा? 4000 ATM तक। इस चीज को ध्यान रखना, यहां पर प्रेशर होगा 4000 ATM के अराउंड, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे हमारा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा, वो भी बीटा फॉर्म, ठीक है। तो मैं एक जनरल सीक्वेंस बनाता हूं, समझना। यहां पर ये मेरा व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट से मैंने क्या बनाया? रेड फॉस्फोरस कितने? 313 केल्विन पे, ठीक है। अगर मैं रेड फॉस्फोरस से बनाऊंगा तो यहां पर अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा और यहां से बनाऊंगा तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा। और इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और यहां पर मुझे 813 और यहां पर मुझे 413 केल्विन विद हाई प्रेशर। ये चीज ध्यान रखो। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। तो रिएक्टिविटी में तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमेशा केमिकल के साथ रिएक्शन कौन करेगा? व्हाइट फॉस्फोरस ही करने वाला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। अब ये कैसा हो जाता है? ये ब्लैक फॉस्फोरस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर विद एंगल विद थीटा 99 डिग्री। कैसे? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपका अरेंज हो जाएगा। इस तरीके से लेयर फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? अब इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूं। मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मॉडरेट कंडक्टर होगा बच्चों। ये मॉडरेट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है।
इस चीज को ध्यान से समझो। और थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा सारे फॉस्फोरस में से। बात क्लियर है? थर्मोडायनेमिकली ये आपका सारे सब में से सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट आप समझ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा दो टाइप के आपने सॉलिड पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक पढ़ा होगा एमोर्फस। तो आपको समझ में आ गया होगा 360 केल्विन इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। बस इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी की रिएक्शन आपको आगे फिर से मिलने वाली है इसकी सारी रिएक्शन आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो उस टाइम आप लोग ना रिएक्शन को देख के आप लोगों को याद हो जाएगा, आई होप सो। और उसमें एक दो इनऑर्गेनिक के भी ऑर्गेनिक के भी रिएक्शन आएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो थे हमारे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ जाएगा। आप बस एक बार टॉपिक को रीड करो 3 से 4 बार। अगर आपने वो इनऑर्गेनिक को रीड कर रहे हो तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।